हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द प्रेपकर। दिस इज प्रियंकर रोबिन परमार और मैं दोस्तों आपके सामने फिर से हाजिर हूँ साइंस का एक और जबरदस्त सा सेशन लेके। तो फटाफट फटाफट जितने भी मेरे जिगर के टुकड़े हैं सेशन को जबरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिएगा मेरे दोस्तों, है ना। और ये है प्रेपकर की ऑफिशियली एप्लीकेशन, यू हैव टू डाउनलोड इट, है ना। क्यों मेरे जिगर के टुकड़ों, क्यों इसको डाउनलोड करना जरूरी है? क्योंकि आप बहुत सारे मॉक टेस्ट दे सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो प्रैक्टिस है उसको आप स्पीड अप कर सकते हैं। उसके अलावा मेरे दोस्तों जितने भी कोर्सेज हैं आप विजिट कर सकते हैं और नए नए कोर्स में ऑफर्स जो मिल रहे हैं उसका आनंद भी ले सकते हैं मेरे दोस्तों। तो चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आज एक और जबरदस्त सेशन होने वाला है। सारे के सारे मेरे जिगर के टुकड़ों को सेशन को लाइक तो करना ही है और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भी कर देना है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू मेरे जिगर के टुकड़ों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है ना। क्वेश्चन इज प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड फ्रॉम द पार्शियली डिहाइड्रेशन ऑफ। तो आप लोग आंसर बताइए, वैसे आप लोगों को आंसर पता होगा। तब तक मैं इसकी क्या बताता हूँ, तब तक मैं इसकी रिएक्शन से आपको अच्छे से समझाता हूँ। रिएक्शन क्या है मेरे दोस्तों, देखो CaSO4 2H2O, ये क्या, इसको किस नाम से जाना जाता है मेरे दोस्तों? जिप्सम के नाम से जाना जाता है। क्या किस नाम से जाना जाता है? जिप्सम के नाम से जाना जाता है। जो जिप्सम होता है ना मेरे दोस्तों, वो उसको गर्म किया जाता है, 373 केल्विन पे गर्म किया जाता है और उससे क्या बनता है मेरे दोस्तों? CaSO4 हाफ H2O बन जाता है। क्या बन जाता है? CaSO4 हाफ H2O बन के तैयार हो जाता है मेरे दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोला जाता है मेरे दोस्तों। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? जिप्सम है ना, जिप्सम। जिप्सम से ही तो क्या मिला मेरे दोस्तों? प्लास्टर ऑफ पेरिस बना मेरे दोस्तों। और इसका क्या किया गया? आंशिक निर्जलीकरण किया गया मेरे दोस्तों, है ना। वैसे ये फ्रैक्शन में नहीं मिलेगा, इसके 2 मॉलिक्यूल वगैरह ले लीजिएगा तो उससे आपका क्या मिल जाएगा? आपके मॉलिक्यूल बैलेंस करके लिख लीजिएगा, कुल मिला के मतलब ये है। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? जिप्सम आ जाएगा। नीला तोता क्या होता है मेरे दोस्तों? नीला तोता होता है कॉपर विट्रॉल। इसको क्या बोलते हैं? कॉपर विट्रॉल भी बोलते हैं नीला तोता को, है ना। और ये थोड़ा सा पॉइजनस होता है मेरे दोस्तों, है ना। CuSO4, है ना, 5H2O, इसको मेरे दोस्तों इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? आपको जो टैंक होते हैं ना, वाटर टैंक जिसके अंदर शैवाल वगैरह जम जाता है, उसको साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? जिप्सम आ जाएगा। जिप्सम का फॉर्मूला आपको पता ही है, CaSO4 होता है, CaSO4 होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला आपको पता चल ही गया, है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O, है ना। CaSO4 हाफ H2O, इसको क्या बोला जाता है मेरे दोस्तों? हेमी हाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। क्या बोला जाता है? हेमी हाइड्रेट मेरे दोस्तों, है ना, हाफ वाटर की वजह से, है ना। हेमी हाइड्रेट ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है। हड्डियां टूट जाती हैं तो उसको जोड़ने में डॉक्टर इसका यूज करते हैं। स्टेचू बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। उसके अलावा डेंटिस्ट होते हैं, वो नकली दांत बनाने में इसका उपयोग करते हैं मेरे जिगर के टुकड़ों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कमेंट बॉक्स में देखो आंसर नहीं दिख रहे, फटाफट फटाफट से सारे के सारे मेरे जिगर के टुकड़े कमेंट बॉक्स को आंसर से भर देंगे और मेरे दोस्तों क्या कर देंगे? सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो फटाफट से बता दीजिए, बिना बुझा हुआ चूना मेरे दोस्तों क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। ऑप्शंस है मेरे दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम सल्फेट। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ क्विक लैम मेरे दोस्तों? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम सल्फेट। तो मेरे दोस्तों बिना बुझा हुआ चूना यानी आपको क्विक लैम के बारे में बताना है मेरे दोस्तों। आपके पास दो फॉर्मूले हैं, CaO मेरे दोस्तों और CaOH का होल ट्वाइस, है ना। दोनों को ही समझ लो, है ना। इसके अंदर मेरे दोस्तों पानी डाला जाता है। क्या डाला जाता है? H2O डाला जाता है। H2O होता है ना मेरे दोस्तों, H और OH की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। किसकी फॉर्म में? HOH की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। जब ये H है ना, ये O के साथ मिल जाता है तो ये क्या बन जाता है? OH बन गया। और एक OH ऑलरेडी है तो ये कितने बन गए? 2 बन गए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। इसको पानी डाल दिया, ये क्या था मेरे दोस्तों? बिना बुझा हुआ, बिना बुझा चूना। ठीक है मेरे दोस्तों। और इसके अंदर पानी डाल दिया है तो इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। सॉरी, इसको, हाँ, इसको क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना, चूना बोलते हैं, है ना। तो ये है मेरे दोस्तों क्विक लैम, ये है स्लैक लैम। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो कैल्शियम ऑक्साइड है नहीं,
बिना बुझा हुआ चूना तो यही है कैल्शियम ऑक्साइड, तो यही आएगा, और बिना बुझा हुआ चूना पूछता तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगा देते। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आपकी स्क्रीन पे, फटाफट से बता दीजिए आंसर क्या होने वाला है। मैग्नीशियम को जलाने पर क्या बनता है, फटाफट से आप आंसर कर दीजिए। बनेगा बेकिंग सोडा बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, भस्म बनेगा यानी क्षार बनेगा एक तरह से, और मेरे दोस्तों आपका सिरका बनेगा। तो बता दीजिए आंसर क्या आएगा मेरे दोस्तों। मैग्नीशियम है, इसको मैग्नीशियम को जलाया जाता है ना। क्या बनता है मेरे दोस्तों, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है मेरे जिगर के टुकड़ों। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, आपका भस्म बोलते हैं, क्षार बोलते हैं, क्योंकि जितने भी ऑक्साइड होते हैं ना मेरे जिगर के टुकड़ों, जितने भी ऑक्साइड होते हैं ना मेरे जिगर के टुकड़ों, वो क्या बनाते हैं मेरे दोस्तों, वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। किनको छोड़ के, एल्युमिनियम को छोड़ के, जिंक को छोड़ के, पीबी को छोड़ के, है ना, एसएन को छोड़ के, इनके ऑक्साइड बनेंगे ना मेरे दोस्तों, इनके जो क्या बनेंगे, ऑक्साइड बनेंगे। ये कैसे होंगे, उभयधर्मी होंगे, एम्फोटेरिक नेचर के होंगे, उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, है ना। अब तो आपको छप भी गया होगा दिमाग में, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, भस्म आ जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में अगर जानना चाहें तो इसको बोलते हैं CaCO3 बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। इसी को संगमरमर या खड़िया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संगमरमर बोलते हैं मेरे दोस्तों, है ना। इसी से बनता है मेरे दोस्तों, आग्नेय चट्टानों के द्वारा मिलता है। बेकिंग सोडा की बात करें तो NaHCO3 इसका फॉर्मूला है। आग बुझाने में, अग्निशामक यंत्र में इसका उपयोग किया जाता है, एंटी एसिड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, पेट की अम्लता दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो बहुत अच्छे से मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको सारे के सारे क्वेश्चनों को एकदम से छपा दूं मेरे दोस्तों, है ना। बस आप क्या करिए, सेशन को लाइक करिए, शेयर कीजिए, और अगर नए हैं तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे दोस्तों। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों और क्षारकों को क्या कहते हैं मेरे जिगर के टुकड़ों, फटाफट से बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होने वाला है ना। ये क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर क्या होने वाला है कि विद्युत चालन करने वाले अधिकांश जो द्रव होते हैं वो अम्ल और क्षारकों और खाली जगह के विलयन होते हैं मेरे दोस्तों। तो ज्यादातर जो अम्ल होते हैं ना मेरे दोस्तों, उसके अंदर क्या पाया जाएगा, अम्ल होंगे, क्षार होंगे, और किसके विलयन होंगे जिसके अंदर मेरे दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर दी जाती है। यानी उसमें या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज होंगे। तो अम्ल क्षार के अलावा क्या हो सकते हैं मेरे दोस्तों, लवण हो सकते हैं, सॉल्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl, है ना। तो इसमें पॉजिटिव आयन है Na+ और नेगेटिव आयन है क्लोरीन माइनस मेरे दोस्तों। तो इसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, लवण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लवण बोलते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी मेरे जिगर के टुकड़ों, है ना। देख रहे हो मेरे विनोद भैया, ये क्या नहीं कर रहे, कमेंट बॉक्स में आंसर बहुत कम कर रहे हैं। सारे के सारे मेरे जिगर के टुकड़ों कमेंट बॉक्स को एकदम से भर दीजिए, मजा तभी है ना। जब सबको आंसर आ जाएगा ना तो हमें काफी अच्छा लगेगा कि हाँ अब सारे के सारे मेरे जिगर के टुकड़े सीख रहे हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक नाम क्या है मेरे दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl। क्या होता है, HCl मेरे दोस्तों, है ना। HCl की जो pH अगर पूछ ली जाए तो pH होता है मेरे दोस्तों 1.5। अच्छा, HCl और HNO3 को मिला दिया जाए ना मेरे दोस्तों, तो इसको 3:1 में मिला दिया जाए तो इसको क्या बोलते हैं मेरे जिगर के टुकड़ों, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं रॉयल वाटर। क्या बोलते हैं, रॉयल वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रॉयल वाटर बोलते हैं। और इसको रॉयल वाटर या फिर क्या बोलते हैं, अम्ल राज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अम्ल राज भी इसको बोला जाता है मेरे दोस्तों, है ना। इसको क्या बोलते हैं, एक्वा रेजिया। क्या बोलते हैं, एक्वा रेजिया इसको बोलते हैं, या अम्ल राज इसको बोलते हैं। आंसर क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, गैलिक अम्ल नहीं होगा मेरे दोस्तों, आपका क्लोरिक अम्ल नहीं होगा मेरे दोस्तों। आंसर बी और सी में से लगा दीजिए। तो लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो मेरे जिगर के टुकड़ों, सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। फटाफट से आंसर बता दीजिए। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, म्यूरिएटिक एसिड इसको बोला जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या बोलते हैं, म्यूरिएटिक एसिड बोला जाता है। इसका उपयोग मेरे दोस्तों, उपयोग बहुत सारे हैं, जिसमें से एक उपयोग है टॉयलेट क्लीनर में, है ना। टॉयलेट क्लीनर में इसका उपयोग किया जाता है। जो एक येलो सा जो 20 रुपए की बोतल मार्केट में मिलती है ना एसिड की, वो यही होता है मेरे दोस्तों, जो इसका उपयोग टॉयलेट क्लीनर में किया जाता है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से सबसे कम गलनांक किसका है,
मतलब जल्दी से क्या हो जाता है, गल जाता है। और मेरे जिगर के टुकड़ों, आपको सबसे अधिक पे पूछा नहीं गया, सबसे कम पूछा गया है मेरे दोस्तों। तो आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? आपका कार्बन आंसर नहीं होगा, ये तो अधिक गलनांक वालों में से होगा। सोना भी नहीं होगा, आंसर क्या होगा? चांदी और पारा में से होने वाला है। अब फटाफट से आंसर कर दीजिए, आंसर क्या होने वाला है। तो मेरे दोस्तों तब तक मैं, आप आंसर करो, तब तक मैं फैक्ट्स बताता हूँ। सोना होता है ना मेरे दोस्तों, 1 ग्राम सोना, 1 ग्राम सोना मेरे दोस्तों, उसका उसको उससे 2 किलोमीटर लंबा वायर बनाया जा सकता है। कितना लंबा वायर बनाया जा सकता है? 2 किलोमीटर लंबा इसका वायर बनाया जा सकता है। उसके अलावा मेरे दोस्तों, उसके अलावा भी मैं बात करूं, ये सबसे अधिक क्या होता है मेरे दोस्तों? अधातु वर्धनीय। क्या होता है? अधातु वर्धनीय होता है, अधातु वर्धनीय, अधातु वर्धनीय एवं तन्य होता है, एवं तन्य होता है। यानी इसको पीट पीट के बहुत पतली चादर बनाई जा सकती है और बहुत ही मेरे दोस्तों बहुत लंबा वायर बनाया जा सकता है। इसीलिए इसका उपयोग स्वर्ण आभूषण बनाने में भी किया जाता है, स्वर्ण आभूषण बनाने में किया जाता है मेरे दोस्तों, क्योंकि ये कैसा होता है? चमकीला होता है। कैसा होता है? चमकीला होता है। इसीलिए इसका उपयोग स्वर्ण आभूषण बनाने में इसका उपयोग किया जाता है मेरे दोस्तों, है ना। उसके अलावा और देख लेते हैं। उसके अलावा मैं बात करूं मेरे दोस्तों चांदी की, तो चांदी होती है एजी मेरे दोस्तों, जिसको बोलते हैं अर्जेंटियम। क्या बोलते हैं? इसका नाम है अर्जेंटियम, है ना। और जो सोनी है, सॉरी, जो चांदी है, इसका उपयोग भी मेरे दोस्तों कहां पे किया जाता है? आभूषण बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। आभूषण बनाए जाते हैं चांदी के भी। ये एनवायरमेंट की H2S से रिएक्शन करके काली पड़ जाती है। कैसी पड़ जाती है? काली पड़ जाती है मेरे दोस्तों, है ना। अगर मैं बोलूं मेरे दोस्तों कि विद्युत का सर्वाधिक सुचालक कौन सा है, तो सर्वाधिक सुचालक में नाम आता है, सर्वाधिक सुचालक। सर्वाधिक सुचालक मेरे दोस्तों क्या है आपका? है मेरे दोस्तों चांदी। और पारे की मैं बात करूं तो कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर मेरे दोस्तों किस अवस्था में पाया जाता है ना? तरल अवस्था में पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? तरल अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है मेरे दोस्तों, तरल अवस्था में पाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका मेरे दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर आपका आंसर कम गलनांक हो जाएगा, तो कम गलनांक हो जाएगा मेरे दोस्तों पारे का। आंसर हो जाएगा सी मेरे दोस्तों, है ना, क्योंकि ये खुद ही किसमें? लिक्विड फॉर्म में पाया जा रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेडियम मेरे दोस्तों, Rn किस तत्व का रासायनिक नाम है मेरे दोस्तों? तो बता दीजिए। Rn है, उसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? रेडियम नहीं बोलते हैं, रेडोन सॉरी, रेडियम या फिर रेडोन या रियम या फिर रूथियम मेरे दोस्तों, है ना। तो क्या बोलते हैं? रेडियम बोलते हैं, रूथियम बोलते हैं, रेडोन बोलते हैं और रेडियम बोलते हैं। तो ये नहीं बोलेंगे मेरे दोस्तों, ये नहीं बोलेंगे। आंसर क्या होगा? बी और सी में से होने वाला है। अब फटाफट फटाफट से आंसर लगा दीजिए कि आंसर क्या होने वाला है। तो रेडियम की खोज किसने की थी मेरे दोस्तों? इसकी खोज की थी मैरी क्यूरी ने। किसने की थी? मैरी क्यूरी ने खोज की थी, क्यूरी ने, है ना। ये एक कैसा तत्व है? रेडियो एक्टिव तत्व है, रेडियो एक्टिव तत्व होता है। और मेरे दोस्तों इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? घड़ियों में, घड़ियों में जो वॉचेज होती हैं, घड़ियों में, उनमें रात में चमकने के लिए, रात में चमकने वाला तत्व है ना, रेडियम। आपका मेरे दोस्तों रेडोन होता है ना मेरे दोस्तों, ये आपका आंसर क्या होगा? रेडोन। Rn किसका रासायनिक नाम है? रेडोन का है मेरे दोस्तों, ठीक है। और ये क्या है मेरे दोस्तों? इनर्ट गैस है। ये क्या है? एक अक्रिय गैस है। कैसी गैस है? अक्रिय गैस है मेरे दोस्तों। अक्रिय गैस होती है वो ग्रुप 18 में होती है। किसमें होती है? ग्रुप 18 में होती है मेरे दोस्तों, जिसको क्या बोला जाता है? जीरो ग्रुप भी बोला जाता है, जीरो ग्रुप भी बोला जाता है। कौन सा ग्रुप बोला जाता है? जीरो ग्रुप बोला जाता है। इनके बाह्यतम कोश में, इसके बाह्यतम कोश में मेरे दोस्तों, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मेरे दोस्तों? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी ये क्या होता है? अष्टक पूर्ण होता है, इसका अष्टक पूर्ण होता है, यानी सर्वाधिक स्थायी है, सर्वाधिक स्थायी है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? नोबल गैस बोला जाता है, नोबल या अक्रिय गैस बोला जाता है, नोबल गैस बोला जाता है या अक्रिय गैस, इनर्ट गैस इसको बोला जाता है। मेरी कोशिश है कि आपको एकदम से सारी की सारी चीजें एकदम से छप जाए मेरे दोस्तों, है ना। तो सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए। देख रहे हो विनोद, इतनी मेहनत के बावजूद भी क्या नहीं कर रहे? सेशन को लाइक और शेयर नहीं कर रहे भैया। सारे के सारे सेशन को लाइक और शेयर तो कर ही दीजिए। उसके अलावा सारे के सारे अपने व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टा पे, जहां पे भी हो, टेलीग्राम पे, सबको सब सेशन को शेयर कर दीजिए स्टेटस लगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व एक उपधातु है ना। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो तत्व है मेरे दोस्तों वो उपधातु होता है मेरे दोस्तों, है ना। उपधातु क्या होती है मेरे दोस्तों? धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं।
उसको बोलते हैं मेरे दोस्तों क्या, उपधातु। तो ये क्या होती है मेरे दोस्तों, सबसे पहले होती है पीरियोडिक टेबल में धातु, फिर क्या होती है मेरे दोस्तों अधातु, और बीच में क्या होती है मेरे दोस्तों, इस तरह से एक जिगजैग स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं उपधातु। क्या बोलते हैं, उपधातु बोलते हैं मेरे दोस्तों, है ना, मेटलॉइड्स बोलते हैं। तो मेरे दोस्तों आपको बताना है उपधातु कौन सा है। आपका टिन नहीं है मेरे दोस्तों, फास्फोरस भी नहीं है, आंसर ए और बी में से होने वाला है। तो लगा दो आग पानी में मेरे दोस्तों, आंसर क्या होगा, फटाफट फटाफट से आंसर बता दीजिए कि ये आंसर होने वाला है। तो आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों, सिलिकॉन होगा मेरे दोस्तों, सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन है जर्मेनियम है मेरे दोस्तों, ये क्या है, सेमी कंडक्टर बोलते हैं मेरे दोस्तों, सेमी कंडक्टर बोलते हैं मेरे दोस्तों। इनका उपयोग क्या बनाने में, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने में इनका उपयोग किया जाता है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील होती है मेरे दोस्तों, है ना, कैल्शियम है, लोहा है, जस्ता है और आपका तांबा है मेरे दोस्तों, है ना। तो मेरे दोस्तों ग्रुप फर्स्ट में आने वाली मेटल, ग्रुप फर्स्ट में पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप फर्स्ट में आती है ना मेरे दोस्तों, जिनको बोलते हैं क्षारीय धातुएं, कैसे बोलते हैं, क्षारीय धातुएं होती है, वो ज्यादा अधिक क्रियाशील होती है, अधिक क्या होती है, अधिक क्रियाशील होती है, कैसी होती है, अधिक क्रियाशील होती है ना। तो अधिक क्रियाशील होती है, उनके नाम क्या है मेरे दोस्तों, कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टोजेन फरारी, है ना, मैंने कई बार बताया है, कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टोजेन फेरारी, है ना। तो ऊपर से नीचे की तरफ जो चलते हैं तो सक्रियता श्रेणी बोलते हैं इसको, सक्रियता कम होती जाती है, कैसी होती जाती है, सक्रियता कम होती जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम इसका आंसर हो जाएगा। तो निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है, तो इनमें से ऑप्शन में आ जाएगा कैल्शियम, है ना, क्योंकि बाकी तो बाद में तो बहुत नीचे आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम है ना। तो आपको बताना है कि इनमें से सबसे अधिक मुलायम धातु होती कौन सी है ना। सॉफ्ट मेटल में वैसे आपका लिथियम आता है, सबसे मुलायम धातुओं में आती है, पर इसमें ऑप्शन के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। तो टिन बिल्कुल आंसर नहीं होगा और आपका एल्यूमिनियम आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होना चाहिए, आपका होना चाहिए, आपका आंसर क्या होना चाहिए मेरे दोस्तों, तांबा और सोना में से आंसर होना चाहिए। तो जो एल्यूमिनियम है ना मेरे दोस्तों, एल्यूमिनियम एक हल्की धातुओं में आती है, कैसी आती है, हल्की धातुओं में आती है मेरे दोस्तों, है ना। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जो आपके एरोप्लेन होती हैं और आपके ट्रेन्स होती हैं, उनके क्या बनाए जाते हैं, उनके डब्बे बनाए जाते हैं, उनकी बॉडी बनाई जाती है। उसके अलावा मेरे दोस्तों सिल्वर के बाद चालकता में बात करूं तो कॉपर ही आता है, ठीक है, फिर आता है एल्यूमिनियम मेरे दोस्तों। ये क्या होती है, चालकता मेरे दोस्तों, इनका क्रम है मेरे दोस्तों। ठीक है, सोना होता है ना मेरे दोस्तों, सोना 1 ग्राम सोना आपको बताया कई बार, 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा वायर बनाया जा सकता है ना। इसकी शुद्धता होती है ना मेरे दोस्तों, शुद्धता, इसको मापा जाता है कैरेटोमीटर से, किससे, कैरेटोमीटर से इसकी शुद्धता को मापा जा सकता है मेरे दोस्तों। आपका 22 कैरेट आता है ना, 22 कैरेट सोना होता है ना, 23 कैरेट सोना होता है और 24 कैरेट सोना होता है। इससे भी कम कैरेट वाले भी होते हैं, 24 होता है ना मेरे दोस्तों, सबसे शुद्ध होता है, क्या होता है, सबसे शुद्ध सोने का कैरेट है मेरे दोस्तों। इसके आभूषण नहीं बनाए जा सकते क्योंकि सोना बहुत ही मुलायम धातु है। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, आंसर आएगा सोना मेरे दोस्तों, है ना। अब जो कैरेट है मेरे दोस्तों, जो 23 या 22 कैरेट के ऑर्नामेंट बनाए जाते हैं, जो आभूषण बनाए जाते हैं, वो 22 कैरेट या 24 कैरेट 23 कैरेट के बनाए जाते हैं, क्योंकि 24 कैरेट बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। इसमें क्या मिलाई जाती है, पीतल जैसी धातु मिला के, और इसको क्या मिलाया जाता है, पीतल धातु नहीं, मिश्र धातु है ना, उसको मिश्रण मिला के और मतलब तांबा मिलाया जाता है इसके अंदर, है ना, जिससे हम क्या बना सके, ऑर्नामेंट्स बना सके, ठीक है, इसको कठोर बना सके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ष 1817 के अंदर मेरे दोस्तों, है ना, वर्ष 1817 के अंदर क्या हुआ, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया मेरे दोस्तों, समान गुणधर्म, है ना, समान गुणधर्म वाले तत्वों को समूह में क्रमबद्ध करने का प्रयास किया। तो आपको बताना है कि आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों, एमी नोएथर ने किया था, या हेनरी मॉजली हो गए, मॉजले ने किया था, या डॉबेनियर ने किया था मेरे दोस्तों, है ना, डॉबेनियर ने किया था, या फिर आपका मेंडलीव था। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले जो तत्वों को किस क्रम में जोड़ा,
क्रमबद्ध करने का प्रयास सबसे पहली बार जो किया गया था, जो डॉबे-रायनर ने किया था मेरे दोस्तों, डॉबे-रायनर ने ट्रिक नियम दिया था। तो बता दीजिए आंसर क्या लगा दूं, है ना, इसका आंसर क्या लगा दूं, डॉबे-रायनर ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले इन्होंने क्या दिया था, ट्रिक नियम दिया था, ट्रिक नियम दिया था। और नियम क्या था मेरे दोस्तों, ए बी सी तीन तत्व हैं, तो जो बी तत्व होगा वो ए और सी के परमाणु भार के मीन के बराबर होगा, है ना। ये क्या होगा मेरे दोस्तों, इनके परमाणु भार का आधा, है ना, परमाणु भार का क्या मेरे दोस्तों, इसका मीन निकाल लिया जाए उसके बराबर होगा। तो ये सबसे पहले डॉबे-रायनर ने ढूंढा था, तीन ट्रिक ढूंढ पाया, ये तीन ट्रिक ढूंढ पाया, उसके अलावा ट्रिक नहीं ढूंढ पाया, तो इसीलिए ये साइंटिस्ट फेल हो गए मेरे दोस्तों, है ना। उसके बाद हेनरी मोजले भी आए, उससे पहले मेंडलीफ आए मेरे दोस्तों। तो इस तरह से इन्होंने, मेंडलीफ के बारे में देख लूं मेरे दोस्तों और हेनरी मोजले के बारे में देख लूं, आधुनिक आवर्त सारणी बनाई थी, आधुनिक आवर्त सारणी बनाई थी मेरे दोस्तों, है ना, इन्होंने। और मेरे दोस्तों पुरानी पीरियोडिक टेबल, पुरानी आवर्त सारणी जो बनाई थी वो किसने बनाई थी मेरे दोस्तों, वो बनाई थी मेंडलीफ ने, ठीक है, दिमित्री मेंडलीफ ने बनाई थी। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो देख रहे हो मेरे जिगर के टुकड़ों, सेशन को जबरदस्त तरीके से लाइक तो कर ही रहे हो, सेशन को शेयर भी कर दीजिए मेरे दोस्तों, है ना। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सेशन को शेयर करिए, जिससे हमें भी जबरदस्त तरीके से मोटिवेशन मिलता रहे और आपके साथ हम भी अच्छे से आगे बढ़ाते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सही गैस अनिवार्य है मेरे दोस्तों, है ना। दहन मतलब किसी चीज का दहन का मतलब है जलना, दहन का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, जलना, है ना। जैसे मैग्नीशियम है मेरे दोस्तों, मैग्नीशियम की रिंग ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है मेरे दोस्तों, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, दहन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दहन बोलते हैं, कंबक्शन बोलते हैं। कार्बन है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेती है, इसको भी क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, इसको बोलते हैं दहन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, दहन बोला जाता है। तो मेरे दोस्तों कौन सी गैस जलाने में आवश्यक है, तो जो जलाने में आवश्यक है और बुझाने में आवश्यक गैस है, उनका नाम आपको पता होना चाहिए। जो जलाने में आवश्यक गैस है वो होती है मेरे दोस्तों का ऑक्सीजन, और बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड मेरे दोस्तों। ये गैस जलाने और बुझाने में, ऑक्सीजन खुद नहीं जलती है पर दूसरी गैसेस को जलाने के लिए बहुत 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 जरूरी होती है मेरे दोस्तों, और बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग, मतलब जो अग्निशामक यंत्र जो गैस बनाती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है मेरे दोस्तों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रासायनिक क्रिया में एक उत्प्रेरक का कार्य क्या है मेरे दोस्तों, तो उत्प्रेरक को बोलते हैं कैटलिस्ट मेरे दोस्तों, है ना। क्वेश्चन है कैटलिस्ट इन द केमिकल रिएक्शन व्हाट इज द टास्क, है ना। आपको क्या करता है कैटलिस्ट, तो उत्प्रेरक क्या करता है मेरे दोस्तों, जो उत्प्रेरक होता है ना वो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को या तो कम कर देगा या बढ़ा देगा, यानी क्या कर देगा, टोटल मिला के परिवर्तित कर देगा, परिवर्तित कर देगा मेरे दोस्तों। मतलब कैटलिस्ट आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब वो पदार्थ होते हैं मेरे दोस्तों, कौन, कैटलिस्ट वो पदार्थ होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं या बढ़ा देते हैं मेरे दोस्तों, यानी सक्रियण ऊर्जा को परिवर्तित कर देते हैं मेरे दोस्तों। इसकी वजह से क्या होती है, एनर्जी या तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है या मेरे दोस्तों कम हो जाता है, यानी ये क्या करते हैं, जो एनर्जी है उसको, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं, रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी का मेरे दोस्तों क्या करते हैं, पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है मेरे दोस्तों। तो इनमें से बताना है, वैसे तो आंसर धोवन सोडा होना चाहिए पर ये ऑप्शन में नहीं है, तो कोई और सब्सटेंसेस देख लो मेरे दोस्तों, है ना। तो आपको बताना है कि आपका निम्नलिखित में से किसका उपयोग पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जा सकता है। अच्छा है ऑप्शन में, तो चलो बताइए क्या आंसर होगा। देखो आंसर क्लोरीन नहीं होगा मेरे दोस्तों और पोटेशियम परमैंगनेट नहीं होगा, है ना, जिसको लाल दवा भी बोलते हैं। आंसर क्या होगा, ए और सी। आप आंसर बताइए, तब तक मैं इसके फॉर्मूले बताता हूँ। जो क्लोरीन गैस होती है ना मेरे दोस्तों, वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड से रिलीज होती है, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, इसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। दूसरा है मेरे दोस्तों एलम, एलम को बोला जाता है मेरे दोस्तों K2SO4 Al2SO4 का ऑल थ्राइस 24H2O, है ना, इसको क्या बोलते हैं, फिटकरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
फिटकरी भी बोलते हैं मेरे दोस्तों, है ना। नेक्स्ट देखते हैं पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, इसको लाल दवा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाल दवा भी बोलते हैं मेरे दोस्तों, है ना। पानी को शुद्धिकरण में किया जाता है इसका उपयोग। और जो सोडियम कार्बोनेट है ना मेरे दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 और 10H2O, और इसी का उपयोग किया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? धावन सोडा बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? धावन सोडा इसी को बोला जाता है, धावन सोडा। तो इसी का उपयोग कहाँ किया जाता है मेरे दोस्तों? इसी का उपयोग आपका कठोर पानी की इस कठोरता को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। हर एक क्वेश्चन को आपको छपा रहा हूं मेरे दोस्तों, और चिंता ही मत कर कीजिए, हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखा देखा सा लगेगा आपको, और आंसर भी आपको आएंगे। बस जबरदस्त तरीके से सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए, और इसी तरह से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उस धातु का नाम बताएं जिससे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है मेरे दोस्तों, है ना। ऑप्शंस आर सोडियम है, तांबा है, सोना है, एल्यूमिनियम है। तो द नेम ऑफ मेटल विच कैन बी इजीली कट विद अ नाइफ, सोडियम, कॉपर, गोल्ड और एल्यूमिनियम। तो आपको बताना है कि क्या है। तो मेरे दोस्तों जो ग्रुप फर्स्ट में आने वाली धातु है ना मेरे दोस्तों, वो सॉफ्ट भी होती हैं। जैसे आपका सोडियम हुआ, है ना, पोटेशियम हुआ, है ना, ये सारी धातुएं, लिथियम हुआ, ये सॉफ्ट धातुएं होती है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, है ना, चाकू से काटे जाने वाली धातुओं में कौन सा आ जाएगा मेरे दोस्तों? फटाफट फटाफट से आप आंसर बता दीजिए। आंसर आएगा सोडियम आएगा, या फिर मेरे दोस्तों आपका सोना आएगा, है ना। तो सोना भी बहुत ही सॉफ्ट धातु होती है, पर ये इससे भी ज्यादा सॉफ्ट है सोडियम। और इसको किस में रखा जाता है मेरे दोस्तों? केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा सक्रिय होता है। इसको किस में रखा जाता है? केरोसिन के तेल में संग्रहित किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। क्यों मेरे दोस्तों? क्योंकि ये एनवायरमेंट के ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सोडियम के ऑक्साइड बना लेता है, आग पकड़ लेता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? सोडियम आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खाली जगह टूथपेस्ट की सामग्रियों में से एक नहीं है मेरे दोस्तों, है ना। तो टूथपेस्ट की जो सामग्री है उसमें क्या क्या होता है ये आपको बताना है मेरे दोस्तों। आंसर क्या होगा? फ्लोराइड, हाँ बिल्कुल फ्लोराइड होता है। किसके अंदर? फ्लोराइड होता है टूथपेस्ट की सामग्रियों में। मैग्नीशियम कार्बोनेट बिल्कुल होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? या तो बी आंसर आने वाला है या सी आंसर आने वाला है। तो एक बार आंसर लगा दीजिए, आंसर क्या होने वाला है। फटाफट फटाफट से सारे के सारे मेरे जिगर के टुकड़े आंसर कर देंगे, और सेशन को लाइक और शेयर करते रहेंगे मेरे जिगर के टुकड़े। तो आंसर क्या आ जाएगा? सोडियम कार्बोनेट लगाऊं मेरे दोस्तों, या कैल्शियम कार्बोनेट लगाऊं, है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट का तो उपयोग किया जाता है मेरे दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग नहीं किया जाता। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? जो सोडियम कार्बोनेट होता है वो धावन सोडा हो जाता है मेरे दोस्तों। इसको दांतों में तो उपयोग क्यों नहीं करेंगे? तो आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। नेक्स्ट, नेट्रियम निम्न में से किसका लैटिन नाम है मेरे दोस्तों? आपको बताना है इनमें से किसका नाम है आपका नेट्रियम है। चलो मैं एलिमिनेट कर देता हूं। आपका रूबिडियम नहीं आएगा और लिथियम नहीं आएगा, है ना। सबसे हल्की धातु में आती है मेरे दोस्तों लिथियम, सबसे हल्की मेरे दोस्तों धातु, है ना, धातु में आती है मेरे दोस्तों आपका लिथियम, है ना। इसको भी चाकू से भी काटा जा सकता है ना। किससे काटा जा सकता है? इसको भी चाकू से काटा जा सकता है। ग्रुप फर्स्ट में आती है मेरे दोस्तों, इसलिए काटा जा सकता है। सोडियम को भी चाकू से काटा जा सकता है, पोटेशियम को भी चाकू से काटा जा सकता है। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? नेट्रियम। नेट्रियम होता है मेरे दोस्तों Na, और Na को ग्रीक लैंग्वेज में बोलते हैं क्या? इसको ग्रीक भाषा में क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? ग्रीक में, लैटिन की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? ग्रीक लैंग्वेज में, लैटिन लैंग्वेज में आपका नेट्रियम बोलते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? सोडियम आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रबर को वल्कनीकरण, है ना, ये क्या होगा? रबर को वल्कनित करने के लिए क्या प्रयुक्त होता है मेरे दोस्तों, है ना। तो बता दीजिए किसका उपयोग करते हैं? फास्फोरस का उपयोग नहीं करते हैं, सिलिकॉन का उपयोग नहीं करते। आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी में से लगा दीजिए आंसर, है ना। फास्फोरस मेरे दोस्तों, है ना, आपका कई टाइप के होते हैं। श्वेत फास्फोरस, श्वेत जो फास्फोरस होता है ना मेरे दोस्तों, है ना, ये बहुत क्रियाशील होता है। इसको पानी में रखा जाता है, पानी में रखा जाता है ना। पीला फास्फोरस भी होता है मेरे दोस्तों, जो कि मूत्र में निकलता है ना। और उसके अलावा मेरे दोस्तों लाल फास्फोरस होता है। इसका उपयोग किस में किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है कि इसमें मेरे दोस्तों लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है आपका दिया सलाई में, है ना, मैच बॉक्स बनाने में।
दिया सलाई बनाने में, जो दिया सलाई में जो माचिस होती है ना, उसके आगे वाला पार्ट होता है, उसके अंदर लाल फास्फोरस लगा होता है, पीला फास्फोरस मेरे दोस्तों मूत्र में भी निकलता है। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा कि भैया जो अपना मूत्र होता है वो येलो कलर का होता है यूरोक्रोम की वजह से, तो उन्होंने क्या किया, उनको लगा कि हम भैया जो भी खाते हैं सोना निकलते हैं, तो उन्होंने बहुत सारा मूत्र इकट्ठा किया और उसको बॉयल किया, और फिर उन्होंने क्या बनाया, एक पीला पीला सा सब्सटेंस मिला, उन्होंने सोचा सोना मिल गया। इस तरह से किसकी खोज हो गई थी, फास्फोरस की खोज हो गई मेरे दोस्तों। तो भैया मूत्र में कैसा होता है, पीला फास्फोरस, पीला फास्फोरस मानव मूत्र में पाया जाता है, ठीक है। सिलिकॉन है और जर्मेनियम है, ये सेमी कंडक्टर है ना, सेमी कंडक्टर है मेरे दोस्तों। उपधातु के अंदर आती है ये मेरे दोस्तों, क्या आती है, उपधातु, उपधातु, ठीक है। उसके अलावा जो ब्रोमीन है अधातु होती है, कैसी होती है, अधातु होती है। कमरे के ताप पर कैसी मिलती है, कमरे के ताप पर कैसी मिलती है मेरे दोस्तों, है ना, तरल अवस्था में मिलती है, तरल अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। अच्छा, सल्फर इसका आंसर होगा, रबर को वल्कनीकृत करने के लिए सल्फर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वल्कनीकरण है क्या मेरे दोस्तों। तो अब हम समझते हैं वल्कनीकरण। वल्कनीकरण क्या है मेरे दोस्तों, एक्चुअली में जो रबर होती है ना मेरे दोस्तों, रबर होती है जो एक रबर के पेड़ से मिलती है, रबर के पेड़ से निकलता है दूध, इससे क्या निकलता है, दूध निकलता है मेरे दोस्तों, जिसको क्या बोलते हैं, शीर बोलते हैं या लेटेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेटेक्स बोलते हैं। एक्चुअली में जो रबर का पेड़ है उससे बाल्टी बांध दी जाती है और उसको कट लगा दिया जाता है, जिससे वो दूध सारा रिस के निकल जाता है, किसमें, आपका बाल्टी में भर जाता है रात भर में, ठीक है। ओके, तो जो लेटेक्स होता है ना मेरे दोस्तों, ये हमारे किसी काम का नहीं होता है, इसको सल्फर के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, किसके साथ, इसके साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, सल्फर के साथ इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है। सल्फर से अभिक्रिया करके बनाता है एस बॉन्ड बनाता है, क्या बनाता है, एस बंध बनाता है मेरे दोस्तों, है ना। इसको क्या बोलेंगे, सल्फर सल्फर बंध बोलेंगे, इस प्रोसेस को बोलेंगे वल्कनीकरण, क्या बोलेंगे, वल्कनीकरण। चलो यहाँ पे लिख दिया है वल्कनीकरण, इसको बोलेंगे। तो अब बता दीजिए वल्कनीकरण क्या है। ज्वालामुखियों के अध्ययन का एक विज्ञान बिल्कुल नहीं है मेरे दोस्तों, है ना। बहुलक को डिग्रेड करने की विधि नहीं है, सी और डी में से आप आंसर बता दीजिए। तो व्हाट इज वल्कनाइजेशन, तो वल्कनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग द रबर बाय हीटिंग इट विद सल्फर। क्योंकि ये जो शीर या लेटेक्स होता था मेरे दोस्तों बहुत सॉफ्ट होता था, हमारे किसी काम का नहीं होता था, इसको हार्ड बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता था सल्फर का, जिससे हम नए नए प्रोडक्ट बना सके। तो आंसर क्या हो जाएगा, सल्फर के साथ गर्म करके नए रबर को कठोरीकरण करने की एक प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वल्कनाइजेशन बोलते हैं मेरे दोस्तों, है ना। तो आपको बहुत अच्छे से सारे के सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से छपा रहा हूं मेरे दोस्तों, हर एक क्वेश्चन में मैं आपको नई चीज बता रहा हूं और आपको अच्छे से आपके दिमाग में कंसेप्ट बैठ जाएगा, इसीलिए कोशिश कर रहा हूं। तो आप लोग क्या करें, सेशन को लाइक और शेयर तो करना बनता है ना। और देख रहे हो विनोद, इतने सारे बच्चे हैं पर फिर भी क्या नहीं कर रहे, सेशन को लाइक और शेयर नहीं कर रहे, भैया कर दीजिए, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृत्रिम रेशा कहलाता है, कृत्रिम रेशा क्या कहलाता है मेरे दोस्तों, है ना। कृत्रिम रेशा है मतलब मैन मेड रेशा कौन सा होता है मेरे दोस्तों, है ना, ये इसका आंसर करना है आपको। तो मैन मेड रेशा कौन सा होता है मेरे दोस्तों, है ना, आपका कृत्रिम रेशा पूछा है, रेयन है मेरे दोस्तों, पॉलिस्टर है, एक्रेलिक है, या फिर मेरे दोस्तों नायलॉन है ना। तो प्राकृतिक रेशा पूछा है या कृत्रिम रेशा पूछा है मेरे दोस्तों, है ना। तो फटाफट फटाफट से आंसर दे दीजिए कि आंसर क्या होने वाला है ना। सारे के सारे मेरे जिगर के टुकड़ों आंसर बताएंगे कि आंसर क्या होने वाला है, रेयन होगा, पॉलिस्टर होगा। मैं आपसे ही आंसर लेने वाला हूं इसका, क्या आंसर क्या है, फटाफट फटाफट से बताइए। हाँ, तो मेरे जिगर के टुकड़े फटाफट से बता दीजिए कि कृत्रिम रेशा कौन सा है। एक्रिलिक एसिड बिल्कुल नहीं है, नायलॉन नहीं है मेरे दोस्तों, है ना। तो कृत्रिम रेशा बनाना है, मैन मेड रेशा बताना है, इनमें से कौन सा है मेरे दोस्तों, सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं वो बताना है ना। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, देखो रेयन है तो एक कृत्रिम रेशा है जिसको सेल्यूलोज से बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है, सेल्यूलोज से बनाया जाता है ना। किसको बनाया जाता है मेरे दोस्तों, आपका कृत्रिम रेशा है ना। और आपका सॉरी कृत्रिम रेशा है या प्राकृतिक रेशा है, नेचुरल फाइबर है आपका। देखो ये तो इसमें कृत्रिम रेशा की बात कर रहा है, आपको ऑप्शन क्या होना चाहिए, आपका प्राकृतिक रेशा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, प्राकृतिक,
है ना, प्राकृतिक रेशा होना चाहिए। तो सेल्यूलोज होता है ना मेरे दोस्तों, ये एक प्राकृतिक रेशा है, मतलब जो प्राकृतिक रेशा में आता है वो है सेल्यूलोज मेरे दोस्तों, बाकी तो सिंथेटिक फाइबर है। तो आंसर क्या आ जाएगा, रेयन आंसर आ जाएगा, सेल्यूलोज से बनाया जाता है मेरे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आरडीएक्स का आविष्कार हुआ था मेरे दोस्तों, आरडीएक्स मेरे दोस्तों, है ना, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। इसकी फुल फॉर्म है रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोजिव, है ना, रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोजिव मेरे दोस्तों। तो ये किस साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया था, फटाफट फटाफट से लगा दो आग पानी में, जबानी उसे कहते हैं। और छीन लो मेरे जिगर के टुकड़ों, सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। तो फटाफट फटाफट से बता दीजिए कि आरडीएक्स का आविष्कार किसने किया था। फटाफट फटाफट से सारे के सारे मेरे जिगर के टुकड़े आंसर कर देंगे। तो ये एल्फ्रेड नोबल ने तो डायनामाइट बनाया था मेरे दोस्तों। क्या बनाया था, एल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट बनाया था। क्या बनाया था, डायनामाइट बनाया था मेरे दोस्तों। और इन्हीं के कहने पे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इन्होंने सारी संपत्ति इस एक संगठन को दे दी और उनके एवज में आपको अलग अलग फील्ड में नोबेल प्राइज हर साल दिया जाता है। आंसर क्या आ जाएगा, आरडीएक्स का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, हेनिंग ने किया था मेरे दोस्तों। और इससे क्या किया जाता है, बिल्डिंगों को उड़ाने में इसका मतलब विस्फोटक होता है इसका, है ना, आरडीएक्स का उपयोग विस्फोटक सामग्रियों में किया जाता है, एक विस्फोटक होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है मेरे दोस्तों। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन आपका सत्य है और कौन सा कथन असत्य है मेरे दोस्तों, है ना। ऑप्शंस हैं आपके कि डीडीटी एक रोगाणुनाशक है, बिल्कुल नहीं है मेरे दोस्तों। टीएनटी एक कीटाणुनाशक है, नहीं मेरे दोस्तों, है ना। ये क्या है, टीएनटी ट्राई नाइट्रोटालून, ये क्या है, विस्फोटक है मेरे दोस्तों। ये क्या है, एक विस्फोटक होता है टीएनटी। तो ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, आंसर इन दोनों में से लगाना है। टीएनटी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, मैं लिख रहा हूं। टीएनटी को बोलते हैं मेरे दोस्तों ट्राई नाइट्रोटालुइन। क्या बोलेंगे, ट्राई नाइट्रोटालुइन बोलेंगे। ये एक विस्फोटक है, क्या है, विस्फोटक, क्या है, विस्फोटक है। तो टीएनटी नहीं आएगा मेरे दोस्तों। आरडीएक्स, है ना, तो निम्न में से कौन सा सत्य है मेरे दोस्तों। आरडीएक्स तो अभी बताया था, आरडीएक्स की फुल फॉर्म भी बताई थी मेरे दोस्तों, फिर से देख लीजिए, है ना। आरडीएक्स जो हेनिंग के द्वारा बनाया गया था मेरे दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म है रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोजिव, रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोजिव है, आरडीएक्स इसको बोलते हैं मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है। तो आरडीएक्स को मेरे दोस्तों और क्या बोलते हैं, फटाफट से बता दीजिए। आरडीएक्स को और किस नाम से जाना जाता है, फटाफट फटाफट से बता दीजिए, है ना। इसको किस नाम से जाना जाता है मेरे दोस्तों, साइएनोहाइड्रिन के नाम से नहीं जाना जाता, डेक्स्ट्रॉन के नाम से भी नहीं जाना जाता। सी और डी में से फटाफट फटाफट से आप आंसर लगा दीजिए। यू हैव टू टेल मी दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ आरडीएक्स, है ना, हैव अनदर नेम, है ना। फटाफट से बता दीजिए, आंसर क्या होगा, साइक्लोहेक्सिन मेरे दोस्तों। साइक्लोहेक्सिन तो क्या होता है, C6H6 होता है, साइक्लोहेक्सिन बोलते हैं। इस तरह से आपका स्ट्रक्चर होता है मेरे दोस्तों, है ना। ये क्या होता है, चक्रीय कंपाउंड होता है, क्या क्या होता है, चक्रीय यौगिक होता है मेरे दोस्तों, है ना, चक्रीय यौगिक होता है जिसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन, है ना। बेंजीन भी होती है ना, बेंजीन अलग होती है, ये मैंने बताया है, ये बेंजीन बताई है, बेंजीन बताइए मेरे दोस्तों, है ना, बेंजीन। और साइक्लोहेक्सेन मेरे दोस्तों साइक्लिक कंपाउंड भी होता है, हाइड्रोजन की क्वांटिटी ज्यादा होती है उनके अंदर, है ना। उसका स्ट्रक्चर इस तरह से है, डबल बॉन्ड नहीं होगा, है ना। ये साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर है आपका। चलो, तो आंसर क्या होगा, साइक्लोनाइट। साइक्लोनाइट मेरे दोस्तों आरडीएक्स का दूसरा नाम है। साइक्लोनाइट को क्या बोलते हैं, आरडीएक्स बोलते हैं मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी इकाई है। समय की, दूरी की, प्रकाश की गति की और प्रकाश की तीव्रता की। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। ऑप्शंस आर टाइम, डिस्टेंस, स्पीड ऑफ लाइट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो प्रकाश वर्ष मेरे दोस्तों, लाइट ईयर किसकी इकाई है मेरे दोस्तों, समय की इकाई बिल्कुल नहीं है, प्रकाश की तीव्रता की इकाई भी नहीं है मेरे दोस्तों। बी और सी में से आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, या तो बी आंसर होना चाहिए या सी आंसर होना चाहिए। तो फटाफट फटाफट से आंसर बता दीजिए मेरे दोस्तों, है ना। आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स को फटाफट फटाफट से भर दीजिए, आंसर क्या होने वाला है। हाँ, तो आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों, आंसर होने वाला है प्रकाश की दूरी मेरे दोस्तों, प्रकाश की, हाँ, किसका मात्रक है मेरे दोस्तों, दूरी की इकाई तो है आपका प्रकाश वर्ष मेरे दोस्तों, लाइट ईयर, है ना।
तरंग दैर्ध्य मेरे दोस्तों, तरंग दैर्ध्य का ऐसा ही मात्रक क्या है मेरे दोस्तों, तरंग दैर्ध्य का ऐसा ही मात्रक क्या है मेरे दोस्तों, तरंग दैर्ध्य होता है मेरे दोस्तों लैम्बडा, है ना, लैम्बडा, है ना, मीटर में मापा जाता है। ऐसा ही मात्रक क्या है मेरे दोस्तों, मीटर में मापा जाता है तरंग दैर्ध्य। तो ऐसा ही मात्रक क्या होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, चलो मैंने आंसर ही बता दिया, आंसर क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। सेकंड समय का मात्रक है मेरे दोस्तों, केजी है द्रव्यमान का मात्रक है, द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक है। और हर्ट्ज है ना मेरे दोस्तों, वो आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक है। किसका, आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है मेरे दोस्तों, आपका हर्ट्ज है ना। आपको काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा, सेशन को लाइक और शेयर करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे दोस्तों, है ना। जहाजों में मेरे दोस्तों क्या मापा जाता है, जहाजों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का प्रयोग किया जाता है ना। इको वर्ड आ रहा है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो बता दीजिए कि आंसर क्या होने वाला है। इकोलोकेशन मेरे दोस्तों, इको के थ्रू किसको मापा जाता है ना, सोनार वगैरह होता है ना, वो इसी पे काम करता है। फटाफट से बता दीजिए। प्रकाश की गहराई, मछलियों की सघनता, पानी की गहराई, समुद्री वनस्पति की सघनता। तो इकोलोकेशन इज यूज्ड टू मेजर व्हाट इन शिप्स, डेप्थ ऑफ लाइट, concentration of fish, डेप्थ ऑफ वाटर और डेंसिटी ऑफ मरीन वेजिटेशन मेरे दोस्तों। तो क्या मापते हैं मेरे दोस्तों, प्रकाश की गहराई तो होगी नहीं, समुद्र की वनस्पति नहीं। आंसर क्या होने वाला है, या तो बी आंसर होने वाला है या सी आंसर होने वाला है। तो फटाफट फटाफट से बता दीजिए आंसर क्या होगा। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, और तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, और दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। तो फटाफट से आंसर बताइए। आंसर होने वाला है मेरे दोस्तों पानी की गहराई। आंसर क्या होने वाला है, डेप्थ ऑफ वाटर। इको लोकेशन के हेल्प से पानी की डेप्थ कितनी है ये मापी जाती है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भार का ऐसा ही मात्रक क्या है मेरे दोस्तों, भार क्या होता है मेरे दोस्तों, W इक्वल्स टू mg होता है। क्या होता है, W इक्वल्स टू क्या होता है, mg होता है। यहाँ पे W क्या है मेरे दोस्तों, भार है ना। यहाँ पे m क्या है मेरे दोस्तों, द्रव्यमान है, द्रव्यमान है। और G क्या है मेरे दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण है ना, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, है ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है मेरे दोस्तों। तो भार का मात्रक क्या हो गया मेरे दोस्तों, द्रव्यमान केजी में मापा जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर में मापा जाएगा। तो ये होना चाहिए ना। और इसको टोटल को क्या बोल देते हैं मेरे दोस्तों, न्यूटन भी बोल देते हैं ना मेरे दोस्तों। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, डाइन नहीं आएगा, किलोग्राम नहीं आएगा, आंसर क्या आने वाला है, ऑफ कोर्स न्यूटन आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण क्या है मेरे दोस्तों। अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, विद्युत चुंबकीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल मेरे दोस्तों, है ना। तो मैं बता देता हूं, पहले आप आंसर बता दीजिए। चलो ये दोनों आंसर नहीं है, आंसर सी और डी में से होने वाले, आपको आंसर लगाना है। तब तक मैं इसके कंसेप्ट को समझा देता हूं मेरे दोस्तों। देखो दो तरह के, जब आपकी चक्रीय गति होती है ना, सर्कुलर मोशन होती है, घूर्णन गति होती है। सर्कुलर मोशन में दो तरह के फोर्स काम करते हैं, एक केंद्र के अंदर की तरफ और एक केंद्र से बाहर की तरफ मेरे दोस्तों। अंदर की तरफ जो बल होता है उसको बोलते हैं मेरे दोस्तों अभिकेंद्रीय, केंद्र की तरफ है तो अभिकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय बल, है ना। और केंद्र से बाहर की तरफ जो बल लगेगा उसको बोलेंगे अपकेंद्रीय बल, उसको क्या बोलेंगे, अपकेंद्रीय बल बोलेंगे, है ना। इसको बोलेंगे मेरे दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इसको बोलेंगे सेंट्रीपीटल फोर्स मेरे दोस्तों, है ना। इसको क्या बोलेंगे, लिख भी देता हूं मैं, सेंट्रीपीटल फोर्स, और इसको बोलेंगे मेरे दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल फ्यूगल फोर्स। ठीक है, ये अब केंद्रीय बल है, ये अभिकेंद्रीय बल है मेरे दोस्तों। अच्छा, अब केंद्रीय बल में कौन कौन सी चीजें काम करती हैं, तो वॉशिंग मशीन है, दूध से दही से दही से क्या, घी निकालना, मक्खन निकालना मेरे दोस्तों, है ना। वॉशिंग मशीन मतलब कपड़ों से मैल निकालने का काम, ये सारा किसका काम है, अब केंद्रीय बल का। अभिकेंद्रीय बल होती है मेरे दोस्तों, जैसे कोई सैटेलाइट घूम रही है पृथ्वी के चारों तरफ, तो वो अभिकेंद्रीय बल की तरफ, केंद्र की तरफ अट्रैक्शन है, उसकी वजह से घूम रही है मेरे दोस्तों, है ना। तो इनकी एप्लीकेशन है। आंसर क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, दो बड़े बड़े पिंड हैं, उनके बीच में लगने वाला बल को क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं मेरे दोस्तों। ये उनके बीच की दूरी है, ये उनका मेरे दोस्तों क्या है, द्रव्यमान है मेरे दोस्तों। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल जी होगा, कैपिटल जी एम अपॉन क्या होता है मेरे दोस्तों, है ना, जो फोर्स है उनके बीच में, वो एफ प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। उनके जो, उनके किसके बराबर होता है मेरे दोस्तों,
उनके द्रव्यमान के गुणनफल और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उनके बीच में लगने वाला बल, इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। इसी बल की वजह से धरती पे आप चल पा रहे हैं, जबकि चांद पे आप उछल उछल के चलते हैं। स्पेस में क्या नहीं है, ग्रेविटी नहीं है, जी नहीं है मेरे दोस्तों, है ना, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, इसीलिए आप तैरते रहते हैं मेरे दोस्तों, है ना। आप किसी भी ग्रह पे जाएंगे उसकी अलग अलग ग्रेविटी होगी, वो उसके माप पे डिपेंड करती है मेरे दोस्तों। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप मेरे जिगर के टुकड़े सेशन को शेयर नहीं कर रहे हैं, तो मेरे जिगर के टुकड़े सेशन को जबरदस्त तरीके से शेयर और लाइक करते रहिए, और मेरे दोस्तों कमेंट बॉक्स को आंसर से भरते रहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुरुत्वीय त्वरण जी खाली जगह पे निर्भर नहीं करता। ये मेरे दोस्तों कोई आपका क्या है, कोई आपका ग्रह है मेरे दोस्तों, ये उसका मास है, m मास है ना, और ये उसका केंद्र है मेरे दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी उसकी r है, रेडियस जिसको बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, ये क्या है, त्रिज्या है मेरे दोस्तों। तो उसका जो गुरुत्वीय त्वरण g का मान होगा gm/r² होता है ना, gm/r² होता है। यहाँ g होता है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। क्या होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, है ना। m क्या होता है, मास, है ना, द्रव्यमान होता है, और r क्या होता है, रेडियस होती है, उसकी त्रिज्या होती है ना। तो मेरे दोस्तों किस पे निर्भर कर गया, g पे, m पे और r पर, यानी अब ये पृथ्वी के द्रव्यमान पे निर्भर कर रहा है, गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पे निर्भर नहीं कर रहा है, g पे, r पे, सब पे निर्भर कर रहा है, इसको छोड़ के। तो आंसर क्या आ जाएगा, है ना, मास m ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट पे निर्भर नहीं करेगा। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है, तो पौधों में जल का अधिग्रहण मेरे दोस्तों किसके द्वारा होगा, वो मेरे दोस्तों बता रहे हैं, पेरिसाइड के और कैम्बियन में नहीं होगा। आंसर कई बार मैंने आपको बताया है। प्लांट होते हैं ना मेरे दोस्तों, उसमें क्या होता है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस से जड़ों से तने तक आपका क्या जाता है, आपका पानी जाता है मेरे दोस्तों, है ना। स्टोर कम होता है पानी, आपका पत्तियों में स्टोमेटा होती है, वहां पे स्टोर हो जाता है, और वाष्पोत्सर्जन यानी वाष्पोत्सर्जन की वजह से, यानी ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से उसके पौधों से की पत्तियों से बाहर भी चला जाता है, इसीलिए चारों तरफ, प्लांट के चारों तरफ क्या रहता है, ठंडा ठंडा फील होता है। तो मेरे दोस्तों जल ले जाने का काम क्या करता है, जाइलम, जाइलम और जल, है ना, इस तरह से याद रख लो। और फ्लोएम मेरे दोस्तों, फ्लोएम होगा, फ्लोएम वो क्या करेगा मेरे दोस्तों, फूड कौन करेगा, फ्लोएम करेगा। तो अगर ये पूछा जाए कि ये ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है मेरे दोस्तों, क्या, फूड का, तो मेरे दोस्तों क्या बता देना है, भैया फ्लोएम करेगा, और ये बाई डायरेक्शनल करेगा, यानी नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे फूड लाएगा, क्योंकि पत्तियों को भी खाना चाहिए और नीचे स्टेम तक खाना चाहिए, रूटों को खाना चाहिए, है ना। जाइलम में जल तो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, तो ये एक डायरेक्शन में काम करेगा, यूनि डायरेक्शन में काम करेगा। ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा मेरे दोस्तों, आ रहा है कि नहीं आ रहा, मजा आ रहा है ना। हाँ, तो सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंसर नहीं लगाया, आंसर क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, जल की बात कर रहा तो जाइलम आंसर लगा दीजिए, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संगठक धातु है मेरे दोस्तों, है ना। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है ना, तो आपका राइबोसोम में पाया जाता है, नहीं मेरे दोस्तों, राइबोसोम में नहीं पाया जाता मेरे दोस्तों, है ना। आपका माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं पाया जाता, बिल्कुल नहीं पाया जाता। आंसर आपको ए लगाना है या डी लगाना है। चलो मैं आपको बता देता हूं कि आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना मेरे दोस्तों, उसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ सेल, है ना। कोशिका का शक्ति गृह बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आपका कोशिका का शक्ति गृह बोलते हैं, कोशिका का शक्ति गृह, क्योंकि ये क्या करते हैं, ऑक्सीकरण, भोजन का ऑक्सीकरण करता है, क्या करता है, भोजन का ऑक्सीकरण कर देता है मेरे दोस्तों, है ना, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। अच्छा, डीएनए मेरे दोस्तों, डीएनए इसकी फुल फॉर्म होती है मेरे दोस्तों, डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। इसकी खोज किसने की थी, वॉटसन एंड क्रिक ने की थी, वॉटसन एवं क्रिक ने इसकी डिस्कवरी की थी मेरे दोस्तों, है ना। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से होता है, इसके अंदर बेस पाए जाते हैं, क्षार पाए जाते हैं। कौन कौन से क्षार होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन क्षार
पाए जाते हैं मेरे दोस्तों, है ना। तो मैग्नीशियम के अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम किसके अंदर होता है मेरे दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल होता है ना, हरा हरा सा पिगमेंट होता है, उसके अंदर होता है पर्णहरित। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सबसे ज्यादा होती है। तो आपको ये बताना है कि प्रकाश संश्लेषण होता है ना मेरे दोस्तों, किस रंग में सबसे, किस रंग को जल्दी से अवशोषित कर लेता है और क्या करता है आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक से अधिक करता है। तो अब बता दीजिए, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य जिस प्रकाश के किरण की होगी मेरे दोस्तों, प्रकाश के रंग की होगी, वही करेगा कि नहीं करेगा। अब सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य तो बता दीजिए आप क्या होने वाला है। तो आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों, आपका नीला नहीं होगा और हरा नहीं होगा। चलो आप आंसर लगा दीजिए, है ना। सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य लैम्बडा का मान सबसे ज्यादा किसका होता था, लाल लाल भैया, है ना, लाल। और सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता था, बैंगनी। किसका होता था, बैंगनी कलर का होता था। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, लाल आएगा या बैंगनी आ जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, लाल रंग आ जाएगा। इन विच कलर इन द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द मोस्ट प्लांट। तो आपका आ जाएगा लैम्बडा का मान रेड का ज्यादा, तो जल्दी से लाल अवशोषित हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनाफ्लीज मच्छर कौन से वेक्टर वहन करते हैं मेरे दोस्तों। एनाफ्लीज मच्छर होते हैं ना मेरे दोस्तों, वो देखो मलेरिया भी करते हैं और फाइलेरिया भी कर सकते हैं। डेंगू होता है ना मेरे दोस्तों, इसके लिए एडीज मच्छर होते हैं, है ना, एडीज मच्छर होते हैं मेरे दोस्तों। ये साफ पानी में पैदा होते हैं, ये साफ पानी में पैदा होते हैं मेरे दोस्तों, और ये नुकसान पहुंचाते हैं प्लेटलेट्स को, प्लेटलेट्स को नुकसान पहुंचाते हैं, है ना, प्लेटलेट्स को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। अच्छा, और मलेरिया होता है ना मेरे दोस्तों, फाइलेरिया होता है, ये मच्छर मेरे दोस्तों मादा एनाफ्लीज करवाते हैं, मादा एनाफ्लीज करवाते हैं मेरे दोस्तों। और जो मादा एनाफ्लीज होते हैं इसके अंदर होता है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, है ना। प्लाज्मोडियम मेरे दोस्तों कहाँ पे छोड़ देते हैं, आरबीसी के अंदर छोड़ देते हैं। और जो शरीर का अंग जो इफेक्ट होता है वो होता है मेरे दोस्तों कौन, आपका प्लीहा, प्लीहा इफेक्ट हो जाता है मेरे दोस्तों, स्प्लीन जिसको बोलते हैं। जो मलेरिया है ना मेरे दोस्तों, मलेरिया, मलेरिया मेरे दोस्तों इसकी दवाई आती है, वो सिनकोना की छाल से बनाई जाती है। सिनकोना एक प्लांट है, उसकी छाल से बनाई जाती है। दवाई का नाम है कुनैन, क्या नाम है, कुनैन उसका नाम है ना। अच्छा, मलेरिया के बारे में जो परजीवी की खोज की थी, प्लाज्मोडियम की खोज की थी, वो की थी रोनाल्ड रोस ने। किसने की थी, रोनाल्ड रोस मेरे दोस्तों। इन्होंने किसके बारे में की थी, मलेरिया को ढूंढ निकाला था, परजीवी को निकाला था, प्लाज्मोडियम को ढूंढ निकाला था। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पोलियो किस कारण होता है ना। तो पोलियो किस कारण होता है मेरे दोस्तों, वायरस से होने वाली डिजीज है पोलियो, आपको पता ही है। तो परजीवी नहीं आएगा, कवक नहीं आएगा, आंसर क्या आ जाएगा बता दीजिए। वैसे मैंने बता ही दिया है ना, इसकी वजह से आपका आपका है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, पोलियो किस कारण होता है, तो वायरस की वजह से हो जाता है। क्या हो जाता है, वायरस की वजह से हो जाता है। आंसर क्या आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, इन क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है और बता दीजिए, शरीर के किस अंग की खराबी के कारण मधुमेह रोग हो जाता है, इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। हेपेटाइटिस बी निम्न में से किसके कारण होता है और यकृत को प्रभावित करता है, ये बताना है मेरे दोस्तों। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। और दिवाली वीक चल रहा है, निकल गया मेरे दोस्तों दिवाली, पर फिर भी आप इसी तरह से दिवाली की तरह खुशियां मनाते रहे। सिलेक्शन हो जाएगा तो ये खुशी 4 गुना 5 गुना 6 गुना हो जाती है। और इसी तरह से आनंद लेते रहे, क्लास को लाइक शेयर करते रहे, चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करते रहे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे जिगर के टुकड़ों। थैंक यू सो मच।